बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो खित्ते के बेशतर ममालिक हैं, या आप कहें कि वो ममालिक जो ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं आलमी सतह पर, इनमें हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों के अंदर ईरान है, अमरीका है, सऊदी अरब है, इन तमाम ममालिक ने आपस में राब्ते जो हैं वो बहुत तेज़ कर दिए। एक दूसरे से मेल मुलाकातों का सिलसिला, राब्तों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान, जिसको इस खित्ते में सबसे ज़्यादा ख़ुद को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान इस वक्त अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर, महंगाई के अंदर और स्मोक जैसे इश्यूज़ के अंदर ना सिर्फ जकड़ा हुआ है बल्कि बड़ा परेशान भी नज़र आता है। सियासत के मैदानों के अंदर भी जो जमातें हैं उनके आपस में एतमाद का जो फुकदान है वो आए रोज़ मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है। क्या इसी तरह से रियासत के मामलात चलेंगे? ऐसा कब तक चल सकेगा? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया शामिल करेंगे। मगर इसके अलावा जो माहौल की सूरत हाल है, पंजाब के बासियों की अगर सांस की बात की जाए तो यकीनी तौर पे वो मौजज़ाती तौर के ऊपर चल रही है। लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को क्रॉस कर गया। आप सोचिए कि 300 के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2419 की हद उबूर कर गया है। स्मॉग की जो तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर भी माहिराना राय हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, एक लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं। दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ें, ये इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था, कोशिश कर रहा था बताने की कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगते नहीं, इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है, बुनियादी 3-4 चीज़ें मैंने कोशिश कर रहा था, मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशत गर्द। उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है। केपी में, पूरे साउथ ऑफ केपी में ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से लेके बन्नू पूरी बेल्ट जो है वज़ीरिस्तान तक जो है वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो बाकी 3 सूबों की सूरत हाल बताई है। बाकी आपने पंजाब का कहा, उसका स्मॉग का, पंजाब का नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। तकरीबन 14-15 करोड़ इन्वॉल्व हैं। ये पेशावर से लेके सखर तक सूरत हाल है। ये इस वक्त जो भी आपने इब्तदाई में पढ़ी है, ये 8 बजे की, आज शाम 8 बजे नवंबर 11 की ये AQI इंडेक्स है जो कि ये मोतबर इदारा है, स्विट्ज़रलैंड से रन किया जाता है, जहाँ मरियम बीबी गई हुई हैं, पता नहीं शायद इसी को देखने गई हुई हैं वहाँ पे। तो ये AQI इंडेक्स खौफनाक है कि इस वक्त गुलबर्ग लाहौर में 2419 ये AQI, जिस तरह दाई में जिक्र कर रही थी कि 300 के ऊपर इमरजेंसी लग जाती है और हैजर्डस हो जाता है, उसके ऊपर जितना भी हो, ये जो है ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी तेज़ाब खाने में या न्यूक्लियर रेडिएशन की इतनी पोल्यूशन का इंडेक्स होगा। 2419 और ये इसके अंदर अभी यूनिसेफ की मैं पढ़ रहा था कि 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चे जो है स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं। और आप लाहौर से होके आई हैं, आप बता रही थी कि अभी भी कोई लोग ज़्यादा मास्क नहीं पहन रहे। ज़्यादा की बात नहीं आमिर साहब, 100 में से एक बंदे ने मास्क पहना है, 99 जो है वो मास्क के बगैर। जी, ये इस वक्त 8 बजे जो है मुरातब अली रोड, ये सारे लाहौर के अच्छे इलाके हैं। उसके बाद शिमला पहाड़ी, मुरातब अली पे 2160 AQI है,
US कॉन्सुलेट जहाँ पे शिमला पहाड़ी के पास 1600 है, फिर जौहर टाउन में 1500 के करीब है। ये सारे वो हैं। मुल्तान का भी यही हाल है, वहाँ भी 1,500 जा रही है। पिंडी का भी हाल यही है। उसके बाद इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद एक जो कि बड़ा दी ब्यूटीफुल कहलाता था, और यहाँ पे एक तकलीफ दे बात यह है कि ऐन उस वक्त जबकि हुकूमत ये कह रही है कि कंस्ट्रक्शन बंद करे, उन्होंने ब्लू एरिया दरमियान में इस्लामाबाद से ऐन उस टाइम पे पुल बनाने के लिए पूरी सड़क खोद दी है। कंस्ट्रक्शन का उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिला था। सलाम है उनको, और सलाम इसलिए भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीडर्स गायब हैं सारे। कोई सेहत की वजह से, कोई सफारती, मगर ऐसी इमरजेंसी में सब कुछ कैंसिल हो जाता है। आप पाकिस्तान जी, सदर पाकिस्तान दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, प्राइम मिनिस्टर पंजाब के अंदर जो कि बुरा हाल है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि ठीक है मेडिकल मसाइल भी होते हैं, मगर अपने मुल्क के अंदर इतनी जब आप ढंढोरा पीटते हैं कि हमने हेल्थ सिस्टम इतना आला किया, उस वक्त में जिनीवा में जाके इलाज करवाने की एक तो वो तुक नहीं समझ आती। लोगों के साथ ऐसे मौके पर खड़ा होना चाहिए। साथ में मुझे वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब का जाने की तुक नहीं समझ आ रही। चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी पहुंचे हुए वहां पे। पूरा मुल्क और सूबा ठेके पे दे के ना, वो पता नहीं आज ये अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पूछा, उन्होंने कहा जनाब किधर है लीडरशिप, किसने चलाना है ये मुल्क और सूबे को। तो ये मौके पे हाल है, और ये जो सारी तफसीलात ये पूरा हम सेगमेंट्स मौके के ऊपर ये कर रहे हैं। और उसके अंदर जो सबसे तकलीफ दे बात है, बुरी खबर है कि जिन पॉलिसीज़ पे हुकूमत पंजाब काम कर रही है, कई सालों तक नहीं लगता कि अगर यही पॉलिसी रही और एक खौफनाक किस्म की इमरजेंसी ना डिक्लेयर गई, एक बड़ा होलिस्टिक किस्म का एक ना सोल्यूशन बनाया गया, तो ये स्मॉग कई सालों तक रहेगी। और ये आप बात कर रहे हैं 12 से 14 करोड़ लोगों की। ये यूरोप के ज़्यादातर ममालिक की आबादी इससे कम है जो है। ये आप उसका ये स्मॉग की सूरत हाल है। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही कि अभी हाल ही में IMF वाले हमारे साथ ये वायदा करके गए थे, वो भी 4 महीने रहते हैं, वो 4 महीने पहले आ रहे हैं और प्रॉब्लम 2-3 आ रही हैं। जी पहुंच गए हैं। और प्रॉब्लम ये बताई जा रही है, शहबाज राना की भी रिपोर्ट है इस पे, कि ये 2.5 बिलियन की जो है ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ गई है। वैसे तो $5 बिलियन की ज़रूरत है, मगर इस साल जो है 2.5 बिलियन की जो है ना वो फाइनेंशियल गैप जो है ना जो नज़र आ रहा है। और साथ में जो है, हालांकि अच्छी खबर ये है कि कुछ थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। ये तारकीन वतन जो हैं जिनको कई दफ़ा यहाँ बुरा भला किया जाता है, रेमिटेंसेस उनकी तरफ से ज़्यादा पैसे आए हैं। मगर ओवरऑल जो है 3.2 बिलियन हमें एक्सपेक्टेड था, जिसमें से 2.5 बिलियन का ये गैप है। और 1.2 बिलियन जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी थी वो भी अभी तक रिन्यू नहीं हुई। और मज़ीद ये है कि इंटरनल शॉर्टफॉल भी जो आ गई है कि टैक्सेस के बहुत बड़े टारगेट कर दिए हुए थे, 13 ट्रिलियन के करीब इन्होंने कहा जी जमा करेंगे। तो पहले 4 महीने में 190 अरब रुपयों का गैप आ चुका हुआ है। और अभी उससे मज़ीद ये है कि गवर्नमेंट जो है, क्यों गवर्नमेंट गायब है, तो इन्होंने जो टारगेट बनाए थे सिर्फ जो ट्रेडर्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी इस दफ़ा कोई वो नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो सिर्फ जो शॉर्टफॉल आई है, टारगेट जो मिस हुआ है वो 99.99% मिस हुआ है। बस सिर्फ इतना मिस हुआ, बाकी टारगेट अचीव हो गया है। जो टारगेट मिस किया गया है 10 अरब रुपए का रखा गया था, वो 99.99 ये शहबाज राना साहब का फिगर है। उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये मिस हो गया है। और मज़ीद बुरी खबर ये है कि इसके बाद कभी इम्कान है इस बात का कि गवर्नमेंट अभी भी डिनाइल में है कि ये अब कहाँ से पूरा करना है। शायद कोई मिनी बजट लगाना पड़े, और मिनी बजट का मतलब ये है कि फिर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। और टैक्सेस जो है ऑलरेडी PCV जो क्लास है, सैलरीड क्लास, ख़ासतौर पे तनख्वाहदार तबका है, वो तैयार हो जाए कि ये आएगी। और जब ये टैक्सेस बढ़ाई जाएंगे तो हर चीज़ और महंगाई होगी। महंगाई सब मिनी बजट के ऊपर अभी फिलहाल वो इसके डिनाइल पोजीशन है, मगर हमें कोई तरीका बताएं ना किस तरीके से ये गैप 190 बिलियन का जो गैप है कैसे पूरा करेंगे। तो अभी फिलहाल वो जवाब नहीं आ रहा। जिस दिन जवाब आ जाएगा हम कहेंगे कि मैंने इसीलिए कहा है इम्कान है, कभी इम्कान है, ये मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ। मगर ऐसी सूरत हाल में जबकि सिक्योरिटी के ये मसाइल हैं, स्मॉग के ये मसाइल हैं, इकनॉमिक मसाइल हैं और मज़ीद टैक्सेस की बात की जा रही है,
तो यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि आज पीटीआई ने अनाउंस किया कि नवंबर में वो दमादम मस्त कलंदर इस्तीफ़ा कर रहे हैं, और इस दफ़ा उनका ख्याल है कि जनाब वो एक तो वो ट्रंप से उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि फ़र्क पड़ेगा, दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम बड़ी तैयारी करके आ रहे हैं और सबक भी सीखे हैं उन्होंने। मगर ऐसे मौक़ों पर जब लोग ऑलरेडी तंग हों, स्मॉग की वजह से बच्चों को सांस नहीं आ रहा, टेररिज्म की वजह से, महंगाई की वजह से, तो फिर जो है ना फिर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो उस लिहाज से बड़ी फिक्रमंदी की बात मैं ये ओवरऑल अहाता कर रहा हूँ। और भी मसाइल हैं, अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशनल मसाइल की तरफ चले जाएंगे, जुडिशरी की तरफ, पार्लियामान की तरफ, एग्जीक्यूटिव की तरफ, तो मसाइल ही मसाइल है। तो वो इसलिए मैं इसके ऊपर अभी सिर्फ ये बता रहा था, ये वो मैं जो गोरे जर्नलिस्ट को एक्सप्लेन किया, ये वो आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार ये लगता है कि मार्स की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में ये आजकल ये मैंने कहा ये एक्सप्लेन करते करते मुझे खुद भी एहसास हुआ कि हमारी एक्सटेंट ऑफ आर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई है नहीं है। और साथ में जुडिशरी का जो है उसके अंदर मैं देख रहा था कि इस वक्त निज़ाम जो मैं बाकी कर रहा हूँ कि मफलूज हो गई है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वहाँ पे, कि आज मंसूर अली शाह साहब अभी उन्होंने हंसते हुए गो के कहा, मगर वो तकरीबन जो भी टैक्स का मामला आता है मफलूज इसलिए होगी 2 अदालतें आ गई हैं और वहाँ पे जो 26वीं आइनी तरमीम लगाई गई उसके इतने सुकम है कि समझ नहीं आ रही है करना क्या है किसने। आप 2 अदालतें ना कहें, आप कहें एक आइनी का मामला एक गैर आइनी का मामला बन गया। वो यही कह रहे हैं कि हम तो फिर गैर आइनी हो गए, अगर वो आइनी अदालत है तो इसका मतलब ये मेरे नहीं अल्फाज आज के उन्होंने गो के मजाकन बात की, मगर उन्होंने कहा फिर हमारी गैर आइनी है तो टैक्स के मामला भी वो उधर भेज देते हैं, कहते हैं हर चीज़ ये आइनी चीज़ है। तो वो अभी यही फैसला नहीं हो रहा, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी मफरूज होकर रह गई है। निचली अदालतों की भी सूरत हाल ये है कि एक और बड़ा क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे कि आइनी अदालतें सूबों में भी क्योंकि बननी है, तो केपी ने फ़िलहाल ये ऐलान कर दिया है कि वो वहाँ पे उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आइनी तरमीम के बाद पंजाब असम्बली सारी असम्बलियाँ जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करेंगी और वो भी बनाएंगी। वो कह रहे हैं जनाब हम रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे, हमें नहीं चाहिए आपकी ये, हम वैसे ही क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए हुए हैं तो नहीं समझ आती कि उसकी अमल दरामद। और अब ये क्वेश्चन आ गया कि वो कह रहे नहीं जी आपसे ज़बरदस्ती करवाएंगे, तो ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आ जाता है। ज़बरदस्ती तो तसल्लुत नहीं कायम किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में, जब ऑलरेडी वो सुबह जो है वो एक ऐसा रंग देता है कि उसके साथ सुबाइयत का किस किस्म का सलूक किया जाता है, इम्तियाजी सलूक किया जाता है। नहीं वैसे भी जो है इसके अंदर जो है इशू ये आ जाता है कि जब आप ये राइट देते हैं सूबे को कि वहाँ की असेंबली जो रेजोल्यूशन पास करेगी तो फिर बाइंडिंग नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, वो वहाँ की असेंबली वहाँ की नुमाइंदा होती है। सो ये इसकी एक सियासी मंतक या कानूनी मंतक नहीं समझ आती कि नहीं जी उनके खिलाफ हम फिर जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुझे नहीं समझ आती किस बात की। तेल वाला काम ये तो आमिर साहब हो जाएगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने मेहमान को मुतारिफ कराना चाहूँगी। इस वक्त सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी दुरानी साहब, मैं तो जो है ना थोड़ा सा अगर आपने इब्तदाइया सुना हो तो आप हमेशा बिग पिक्चर की बात करते हैं, तो मैंने भी कुछ थोड़ा सा कोशिश की थी इस वक्त पाकिस्तान का अगर किसी को समझाना हो तो पाकिस्तान के मसाइलिस्तान का कि क्या सूरत हाल है, मंजर निगारी की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सारी चीज़ों का, अगर आपको इब्तदाइया सुनने का मौका मिला हो तो क्या कहेंगे, क्या नोहा पढ़ेंगे आप? मैं महरूम लग गया हूँ मैं मुख्तसरन कह रहा था, मैं जिक्र कर रहा था दुरानी साहब, मैंने जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन, स्मॉग की सिचुएशन, उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन का IMF का यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती नजर आ रही है कि PTI ने ऐलान कर दिया है कि जनाब वो नवंबर में दमादम मस्त कलंदर करेंगे और हालात कुछ अच्छे होते हुए नहीं चाह रहे और लीडरशिप गायब है। ये मुख्तसरन मैंने अहाता किया था, आप बताइए आप। देखिए मैं तो भाई इस सारी सिचुएशन में दोनों चीजें देख रहा हूँ। एक तो मुझे एक बेहतरी के असरात भी नजर आ रहे हैं और एक चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं। बेहतरी इसमें नजर आ रही है कि जो इस वक्त
हुक्मरान लोग हैं या हुक्मरान टोला है, वो अपने आप को ताकतवर तो समझ रहा है, लेकिन हकीकी मानों में उसको ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि उसकी लेजिटिमेसी जो है वो मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर कब होती जा रही है। दूसरी चीज ये है कि मुल्क के अंदर भी उसका अख्तियार जो है वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है, और तीसरी तरफ अवाम का जो रिपल्शन है, नफरत है, वो बढ़ती जा रही है हुक्मरानों के साथ। और इसीलिए वो कभी बाहर जाने में वो समझते हैं अपने लिए राह निजात समझते हैं, कभी वो खामोश रहने में अपने लिए राह निजात देखते हैं, कभी वो किसी के पीछे छुप के देखते हैं। इस वक्त देखें, मुल्क अगर जितना कितना चल रहा है वो तो चल रहा है, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है उन्होंने बचने के लिए और अदालतों के जो उन्हें खौफ था कि जी फॉर्म 45 और 47 के बीच में कहीं वो पिस न जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने एक मतलब आईनी तहरीफ, मैंने तो उसको आईनी तहरीफ ही कहा है, उसके जरिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई जज भी इस कदर ताकतवर या इस कदर नासमझ या नाफहम हो सकता है कि वो ऐसे किसी भी एक्ट में पार्टी बनेगा। मैं परसों ही कह रहा था एक दोस्त से कि वो जस्टिस मुनीर साहब का जमाना और था, आज का जमाना और है। अगर आज कोई जस्टिस मुनीर बनेगा तो उसके बाद वो कहाँ रहेगा, कहाँ फिरेगा, खाना कहाँ खाएगा, शॉपिंग कहाँ करेगा, ये सारे इश्यूज जो है बहुत बड़े इश्यूज बन जाएंगे। मैं इब्राहिम साहब आपका, मैं आई हेट टू डू दैट कि मैं आपको मुखल्ला करता, मगर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्ट हैं, एक इंतहा पसंदी की आपकी मुस्बत सोच के हामिल हैं कि ये आप जो कह रहे हैं कि जनाब ये बेहतरी आई है पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बेहतरी आई है। 2.5-3 साल से ये जो लेजिटिमेसी के मसाइल आप कह रहे हैं ये चल रहे हैं, मगर वहाँ किसी को परवाह नहीं है। मैंने जिस तरह आपके आने से पहले जिक्र किया कि इस वक्त ठीक है, समझ आती है कि सदर साहब भी बीमार हैं, दुबई में हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, वो बड़ा शौक है डार साहब को, उनको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त बड़े मसाइल चल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, माहौलियात के की वजीर साहबा, वो सारे वो भी सरकारी दौरे पे हैं, मतलब वो ज़ाती दौरा है, ये नहीं पता चल रहा कि उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, तो उनको तो परवाह नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी मसाइल हो गए हैं लेजिटिमेसी के, उनको तो किसी को कोई परवाह नहीं है। बल्कि आखिरी बात कि आज ही मैं देख रहा था, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, आज ही तलाल चौधरी साहब का मैं शायद गलबन बयान था, वो कह रहे हैं नहीं हम एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं, वो ये गलत तासुर है कि मलिक अहमद खान साहब का, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। बिल्कुल, मैं जनाब, पहले तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंतहा दर्जे के खुश फहम होना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं बचपन से सियासत के अमल में से गुजर रहा हूँ, तो मैं एक आपके लिए भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सियासत का जो क्लॉक होता है ना, वो होती है घंटों वाली घड़ी, वो सुई। हाँ, जर्नलिज्म का और जनरल दुनिया में मिनटों और सेकंडों वाली सुइयों की तरह दुनिया चलती है, हालात चलते हैं, लेकिन सियासत के हालात जो होते हैं वो घंटे की सुई की तरह चलते हैं, चल तो रहे होते हैं, लेकिन उनका एहसास उतनी नहीं होता। ये जितने इंडिकेटर्स आप बता रहे हैं, जो बेहिसी के इंडिकेटर्स हैं, जो एक जिसे कहते हैं ना कि अदम जिंदगी की निशानियां हैं, वो जब सियासतदानों में आती हैं, तो जब एंड की तरफ कोई चीज आ जाती है तो इसी किस्म के रवैये तारीख में देखने को मिलते हैं कि जो जस्टिफाइबल ही नहीं होते। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जी हमने तरमीम कर ली, हमने जी लोटों की वो मार के हमने तरमीम करा ली, हमने जबरदस्ती लोगों से वोट ले लिए। अब मुझे एक बात आबिर साहब आप बता दें, क्या कभी इलेक्शन होंगे इस मुल्क में? क्या कभी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इस मुल्क में? तो कहां जाएंगे ये लोग?
इनका तो ट्रंप जो उससे भी बुरा, बाइडेन से भी बुरा हाल होगा, कामिला से भी। ये कहां जाके वोट मांगेंगे? ये कौन से जहाज में पीआईए के जलसा करेंगे? ये कौन से पेरिस के अंदर अपनी जो है कॉर्नर मीटिंग करेंगे? वो सही कह रहे हैं कि बचपन से सियासत कर रहे हैं और वो हम देख भी रहे हैं इनको। मगर मुझे जो हमें रवायती तरीका था सियासत को तज्जिया निगारी का या समझने का, जो मंतक का तरीक़ाकार था, वो मुझे ख़त्म होता नज़र आता है कि सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की अभी भी बहुत बड़ी पार्टी है और उनका एक माजी रहा है। ये लोग भी बहरहाल अगर ये अपने आप को सियासतदान कहलाते हैं ना, अब ये 40-45 साल से ये सियासत के अंदर हैं, तो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरानी साहब कि इलेक्शन हर दफ़ा तो 45 फॉर्म 47 नहीं चलता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई दुरुस्त इलेक्शन भी करवाना पड़ता है। तो ये जो रवैया है, एक तो मसाइल हैं, ऊपर से उन मसाइल को आप याद रखें कि दुनिया में जब मसले आते हैं, कई दफ़ा मसले जो संगीन तरीन होते हैं उसमें लीडरशिप बल्कि उभर जाती है। चर्चिल सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो बिल्कुल जो है FDR अमेरिका में ये हीरोज़ थे। उसके बाद ये हाल ही में 9/11 हुआ, क्योंकि इतना उनकी अमेरिका की तारीख में, दुनिया की तारीख में इस तरह के काम ही कोई उनके ऊपर या किसी के ऊपर इस तरह का वाक़या हुआ। मगर वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बुश को इलेक्ट कर लिया। न्यूयॉर्क के जो मेयर थे जुलियानी, वो उनकी बड़ी पजीराई हुई कि उन्होंने नज़र आए कि वो अपनी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। सो मुश्किलात आती हैं, मगर ये उस वक्त तौक़ुआत होती हैं कि ये स्मॉग में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, ये सिक्योरिटी के इश्यूज में कि लीडरशिप नजर आए। मुझे याद है तो ये जो बेइसी जो ये जिक्र कर रहे हैं कि ये उसके बाद इनको जो हमारी, मुझे तो कोई मंतक नहीं सियासी समझ आती कि कोई सियासतदान ऐसे मौक़ों पे क्यों, अगर उसके पास जेन्युइन रीजंस नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाएगा, मुल्क में नहीं रहेगा और वहाँ से जो है उसके साथ, मैं ये तो नहीं कहता वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी गवर्नमेंट चल रही होती समटाइम, VPN का आगे ही मजाक बन चुका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वो किया ट्रंप को मुबारकबाद का मैसेज, वो कम्युनिटी मैसेज लग गया कि इस मुल्क के अंदर इन्होंने बैन किया है VPN और ये खुद गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर साहब, आपने गवर्नमेंट की बेइज्जती की बात की, आपको याद है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, मरियम नवाज वहाँ पे उनके साथ सड़क पर बैठ गई, तंदूर की रोटी का मसला हुआ, तंदूर पे वहाँ पर पहुँच गई, कई जगहों पर मसाइल हुए तो हुक्मरान सामने आए, मगर अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। आपकी इजाजत हो तो दुरानी साहब हमारे साथ इस वक्त रिकनेक्ट हो गए। दुरानी साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी आप बिल्कुल जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी दुरानी साहब, आपकी एब्सेंस में मैंने फिर जो है ना आपके इस एनालिसिस, क्योंकि मुझे मंतक जो आपने जिस तरह कहा कि हम सीखते आए थे, आजकल के ये सियासी रवैये देख के पुरानी मंतकें फेल हो गई हैं। असल में देखें, बेशर्मी एक ऐसा लिबादा है जिसके अंदर इंसान बस खुश ही खुश रहता है। मतलब ये है कि अब ये तो मतलब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे इनकी जमहूरियत भी खत्म हो गई, इनकी वोट की इज्जत भी खत्म हो गई, हत्ता कि इनकी अपनी इज्जत भी खत्म हो गई, अख्तियार की पोजेशन भी खत्म हो गई, आइन के दिए हुए अख्तियारात भी खत्म हो गए। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो उस बादशाह से भी आगे गुजरे हुए हैं जिसको बच्चे ने कुछ कह दिया। तो लिहाजा अब जो मुझे सियासत पे जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अब पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के अंदर जो कैद में इस वक्त सियासी कायदीन हैं, उनको ज्यादा अरसा तक कैद में नहीं रखा जा सकेगा। नंबर 1, PTI की हिकमत अमली में इस वक्त सिर्फ एक खामी है कि वो जो टकराव की बार बार कोशिश करते हैं जिस दिन, और मेरा ख्याल ये है कि अगले महीने से, बल्कि इस महीने के एंड से ही उस तरफ हालात बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, जिस वक्त उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके एक ऑपोजिशन की बुनियाद के ऊपर एक पब्लिक मूवमेंट शुरू कर दी, जिसमें टकराव के बजाय एग्जिस्टेंस और अपनी अपीयरेंस को उन्होंने इश्यू बनाया। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में सिर्फ उन्हीं की अपीयरेंस नजर आएगी। इस वक्त की जो स्ट्रेटेजिक वो होती है, गैप्स होते हैं इनकी टीम के अंदर या इनके पूरे प्रोसेस के अंदर, कि ये एकदम से जलसा निकालो और जुलूस निकालो और जनाब
धरना दे दो, ये सियासत नहीं है आज की। दुरानी साहब, आप भी, ये पीटीआई की लीडरशिप भी बार बार कह रही है कि नवंबर में जो है कोई तब्दीली आ जाएगी, और फिर वो ये भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ट्रंप साहब भी वहाँ से कॉल करेंगे। आपके पास भी कोई खबर है, या आपका ख्याल है कि ये एक प्रेशर बनेगा जिसकी सूरत के अंदर कोई सोल्यूशन खुद ब खुद निकल आएगा? देखिए, मेरा तो आमिर साहब, मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन भी है, मेरी बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी है, वो ये है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं जो हुकूमत में नहीं है, पहले वो एक दूसरे से जरा झिझकती थी, अब वो एक दूसरे से करीब आने का फैसला इंटरनली करती, और मैं इसका विटनेस हूँ, मैं इस हद तक कह सकता हूँ। दूसरी चीज जो ये मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि पंजाब जो है वो सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड है, और वो सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाला सूबा है पीटीआई के लिए। लेकिन उस सूबे के अंदर पुलिस की गिरफ्त और जो सियासी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त, वो हमेशा से बहुत ज्यादा रही है, और वो पीटीआई के वर्कर्स को सांस भी नहीं लेने दे रहे। लेकिन आप उस दिन को इमेजिन करें जिस दिन पूरे मुल्क की बहुत सी पार्टियां मिलकर कोई एक्टिविटीज रखना शुरू कर देंगी पंजाब में। अगर पीर पगाड़ा साहब किसी एक्टिविटी में आ रहे हो, अगर महमूद खान साहब किसी एक्टिविटी में आ रहे हो, और वो कोई धरना ना हो, वो कोई जुलूस ना हो, कोई पथराव ना हो, उसमें पीटीआई की लीडरशिप भी आ रही हो, तो कैसे आप उन सब लोगों को जो है वेल हैंडल करेंगे? और दुरानी साहब, कता कलामी की माजरत, मगर आप जो कह रहे हैं कि जो पार्टियां हुकूमत में नहीं हैं, अपोजिशन में हैं, वो मिल के कोई तूफान खड़ा करेंगी, तो बाकी बड़े मोतबर लोग हैं, महमूद खान अचकजई, जो अख्तर मैंगल साहब, मगर जो एक ही पार्टी है बड़ी जो है जमात इस्लामी की भी अपनी वक़्त है, मगर वो वाली इलेक्टोरल पावर नहीं है, वो जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ही है। मौलाना फजलुर रहमान नीदर हेयर नॉर देयर वाली पॉलिसी पे आज भी उनका बयान दे रहा था कि वो गवर्नमेंट और उसके दरमियान में बैलेंस अभी भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने 26वीं तरमीम के जो है हक में वोट दिया है, और उनके सारा एक किस्म का यू टर्न ही किया गया कि जो है लोटे उनके सामने डलवा के वो वोट डलवाया गया, और उस जुर्म के अंदर उनकी भी शराकत रही। तो ये आप अपोजिशन से ये कैसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? हाँ, अपने इसमें देखें आमिर भाई, मेरा तो खुद आपको पता है मौलाना से बहुत ताल्लुक है, और मैं इस सारे मामलों को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना की पार्टी पंजाब की पार्टी नहीं, मौलाना की सिंध में जो एग्जिस्टेंस है वो जीडीए की ताउन मांगती है, पीपल्स पार्टी से उसको कोई ताउन नहीं मिल सकता। और बाकी जो केपीके और बलूचिस्तान में जो उनकी हैसियत है उसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में सियासी मोबिलाइजेशन जो मेन होती है और होगी और होनी चाहिए वो पंजाब से होगी। और पंजाब में जिस वक्त सियासी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी जो पीटीआई ने फिलहाल अपनी स्ट्रेटेजिक गैप की वजह से जो कि नहीं कर पा रही है, अगले चंद दिनों में जब वो उस तरफ चले जाएंगे कि जनाब क्या है, हुकूमत से लड़ना तो सियासत नहीं है, पुलिस को पत्थर मारना तो सियासत नहीं है, पुलिस के साथ टकराव करना तो हम तो हमारे जमाने में तो कहते थे कि दफा 144 लगाओ तो 2-2 बंदे करके चलना शुरू कर दो। तो सियासत तो इस चीज का नाम है, और वो सियासत जब शुरू हो जाएगी, इन्होंने बहुत एडवांटेज ले लिया पीटीआई की जो अग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उसका, हुकूमत ने सारा एडवांटेज उसी में से लिया। आज अगर वो उस अग्रेशन के बजाय पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी की पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे, जो मुझे नजर आ रही है कि अब होगी, तो उसके बाद आप खुद देख लेंगे कि हुकूमत क्या करेगी। मैं अगर आपसे लड़ नहीं रहा, ताली तो 2 हाथ से बजती है ना, तो अगर मैं लड़ नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे मेरे पे, कैसे मुझे अंदर करेंगे? क्योंकि और आप माजी में जो कुछ भी एडवांटेज हुआ है हुकूमत को, वो एग्रेशन की पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है, और अब ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स से पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि पीटीआई की सबसे बड़ी इंश्योरेंस जो है इनकी केपीके की गवर्नमेंट है, जो कि जिसे अच्छा कहें बुरा कहें,
जिसको कॉम्पिटेंट कहें, जिसका ये ग्रुपिंग होगी। कौन सी ग्रुपिंग पीटीआई में? आमिर भाई, जिस लीडर के पीछे अवाम मतलब ना हटने की जिद के साथ खड़े हो, उसकी पार्टी को किस चीज से तोड़ेंगे आप? पत्थर मारेंगे, पार्टी डंडे मारेंगे, कभी नहीं टूटी। सर मैं कथा कलामी की माफी चाहती हूँ। पीटीआई की जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने रिसेंट भी अपना बता दिया कि जी कफन बांध के हम लोग निकलेंगे। आज मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि पीटीआई वाले सोच भी नहीं सकते उनके साथ हम क्या करेंगे, और क्योंकि जिस धमकी के साथ वो लोग घर से निकलना चाह रहे हैं, हुकूमत या कोई भी शख्स उनको घर से भी नहीं निकलने देगा, ये इंतजामिया उनके साथ वो सलूक करेगी। तो आप देख रहे हैं जिस नवंबर की बात बार बार पीटीआई कर रही है, उसमें उस नवंबर में कोई टकराव बड़ा हो जाएगा, खुदा न ख्वास्ता। देखें, आप इतनी इंटेलिजेंट, आप माशाल्लाह दोनों इंटरवेंशन करते हैं कि हमें भी सियासी अपनी समझ बूझ बढ़ती हुई लगती है। देखिए, आपने इतना रेलेवेंट स्टेटमेंट दी है अपना इनकी राणा साहब की। राणा साहब पंजाब के समझदार तरीन सियासतदानों में से, और उन्होंने उसी वीक पॉइंट को बता दिया है कि पीटीआई अगर कफन बांध के आएगी तो फिर हम कफन के साथ जो करेंगे वो हमें पता है। भाई, हम तो कफन बांध के, सियासतदान कहाँ कफन बांध के निकल करते हैं? सियासतदान तो हाथ बांध के निकला करते हैं। सियासतदान तो कंप्लीटली सरेंडर करके निकला करते हैं। सियासतदान तो कानून और आइन की दी हुई हदूद में कदम आगे बढ़ाया करते हैं। मैंने जब सियासत शुरू की थी तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरे वालिद साहब ने मुझे दो बातें कही। उन्होंने कहा, बेटे अगर सियासत करनी है तो कानून कभी हाथ में ना लेना और कार्य सरकार में मुदाखलत ना करना, तुम्हें कोई सियासत में पीछे नहीं धकेल सके। तो बात यह है कि सियासत का, अब मैं ये मानता हूं कि जब से एस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आई है तो उसमें धरना कर दो, लॉकडाउन कर दो, ब्लॉकडाउन कर दो, पीछे से जी इशारा मिल गया, अब जो हम सब कुछ कर देंगे, ये इस कल्चर में जो आज की सियासत है वो अपनी राह से हट गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी क्लियर इंडिकेशन मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट के, राणा साहब ने भी कहा है कल कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा किसी को नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इन्हें भी नहीं आएगा, किसी और को भी नहीं आएगा। मैंने तो ट्रंप के रेफरेंस से भी यही बताया कि उधर से 3 मैसेज मिले हैं। एक वहां की एस्टेब्लिशमेंट में ये दिया है कि जी अवाम के साथ कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा एसेट होती है, एस्टेब्लिशमेंट का पब्लिक सबसे बड़ा एसेट होती है। और तीसरा मैसेज ये है कि पॉलिटिकल डिवाइड में एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं। चलिए देखिए, ये चीजें जो हैं ये अब अगली सियासत को उस तरफ लेके जाएंगी जिस तरफ उसको जाना चाहिए। हमारा मुल्क, बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के इलेक्शन से सबक सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे सो सियासत की बात हो चुकी, अब जरा अवाम और माहौल की बात करेंगे और आपके सामने हम स्मॉग की सूरत हाल और इसकी तबाहकारियां भी रखेंगे। माहिराना राय भी इसके अंदर शामिल होगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। अब हम कुछ माहौल के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और स्मॉग के हवाले से ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं कि इसके कितने तबाहकुन असरात हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, तदारुक के लिए क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता था, नहीं किया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माहौलियात फ़ाहद मलिक साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाहद, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी, मैं थोड़ा सा, हमने पहले फ़ाहद मंजर निगारी की है कि इस वक्त ये 8 बजे का AQI हमारे पास पड़ा हुआ है लाहौर का, और ये हमने पढ़ा था कि जनाब ये गुलबर्ग के अंदर जो है ना तकरीबन 2500 AQI है। मुरातब अली भी रोड भी गुलबर्ग में है, यहाँ पे 2159 है, मुख्तलिफ जगहों पे 1500 1000 तक। ये 8 बजे का आज का है, और कई दफ़ा हुकूमत लोकल उसको तो रद्द कर देती है। अब AQI ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जनाब ये स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही मोतबर इदारा है, दुनिया भर में ये करता है, इनको रद्द नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की वो
या लाहौर की बात नहीं रह गई। मुल्तान जो है वहाँ की खौफनाक 1,500 वहाँ भी आज भी 1485 लेवल है। फिर पूरा पेशावर से लेके बताया जा रहा है सक्कर तक, ख़ास तौर पर रहीम यार खान तक तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और उसके बाद और अगर आप इसकी तफसीलात मेरे साथ सरद बीबी पढ़ दें कि जो है मैं कर रहा हूँ कि गैर मियारी ईंधन और गवर्नमेंट का एक जो मैं टाइम पे आ जाता हूँ, ये जो है ना इसकी तफसीलात इसके अंदर हमारे उसके अंदर चल रही हैं कि ये जो हमारी अपनी सर्वे है। मगर मैं पॉइंट पे आता हूँ फाद कि गवर्नमेंट जो है एक तो डिनाइल में नज़र आती है, बड़ी सारी वो वहाँ से बैठ के रोज़ के अहकामात तो दे देते हैं, मगर ये कि उनका अपना जो अर्बन यूनिट का सर्वे आया है उसके मुताबिक वो पहले बात कर रहे थे कि इंडिया से बात करेंगे, वो आज इंडियंस ने भी कहा है, उनके एक्सपर्ट्स ने BBC पे खबर चल रही है, उन्होंने कहा जनाब ये ट्रैवल करके दिल्ली वाला लाहौर नहीं आ रहा, वो बड़ा थोड़ा एलिमेंट है। और गवर्नमेंट का जो अपना सर्वे है अर्बन यूनिट जो सर्वे है जिसको गवर्नमेंट खुद कोट कर रही है उसमें 83% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन का है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सॉल्यूशंस गवर्नमेंट जो बता रही है, मैंने आज खबर दे दूं पहले, उसके बाद मैं आपकी मायराना राय दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन में 2 बड़े मसले हैं, एक तो यूजेज ऑफ फ्यूल और फिर जो है आगे गाड़ियों का एमिशन टेस्ट जो है, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। तो फ्यूल की सूरत हाल ये है कि हमारा 50% जो है वो हम जो दरामद करते हैं वो फिर भी एक क्राइटेरियन होता है नाज़रीन की इतला के लिए, यूरो 5 का एक वो बनाया हुआ है, तो वो फिर भी उसके मुताबिक आता है, मगर वो शायद सारे हम यहाँ इसके अंदर मिक्सचर करते हैं तो वो भी नहीं मिलता। मगर 50% फ्यूल बल्कि 70% जो पेट्रोल है जो कि लाहौर में और मुल्तान में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक बुनियादी वजह है वो लोकल रिफाइनरीज पे आता है। और मैंने आज अभी रिफाइनरी के दोस्तों से बात की है, जो बुरी खबर मेरे तक आई कि गवर्नमेंट ने जो है जो पॉलिसी थी पुरानी वो ख़त्म हो गई और ये 21 अक्टूबर को उनके साथ मुआहिदा करना था कि जनाब हम ये फ्यूल कैसे ठीक कर सकते हैं, रिफाइनरीज को अपडेट करना। हम 20 साल से रिफाइनरीज को बिलों के अंदर टैक्स दे के पैसा दे रहे थे कि ये ठीक करें, वो आज तक वो गवर्नमेंट खा गई, रिफाइनरियाँ खा गई, वो नहीं हो सका। आखिरी उम्मीद थी कि 21 अक्टूबर को वो मुआहिदा होना था। मैंने पता किया, उनका जी वो मुआहिदा नहीं हो सका रिफाइनरीज के साथ। तो मैंने वैसे ही दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें, उसकी वजूहत अलग स्टोरी के क्यों नहीं हुआ, मगर फ़र्ज़ करें हो भी जाए तो उन्होंने कहा जी 3 साल से 7 साल अरसा लगेगा हमारी लोकल रिफाइनरीज को ठीक होते हुए। ये तो हो गया 50%। बाकी 50% अगर आप कहें गाड़ियों के एमिशन को अमेरिका के स्टैंडर्ड पे स्टिकर लगा करेगा जी एमिशन ठीक करना है, तो चिंची का कैसे ठीक करेंगे, रिक्शे का कैसे करेंगे, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट का करेंगे। बल्कि फात थोड़ी देर पहले मुझे ये बता रही थी, लाहौर से आई है सरद बीबी, कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि गाड़ी सफाइयाँ वाली गाड़ियाँ जो है ना वो नज़र आई। तो मैं इनको बता रहा था कि ये अभी मेरे पास ये फिगर्स पड़े हुए हैं कि वेस्ट मैनेज की जो 100% कूड़ा करकट की बाजारी है, उनका अपना व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए, और जो तमाम जो है सरकारी इदारों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट, उनका अपना सरकारी गाड़ियों का व्हीकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो आम बंदे पे कैसे ये इम्पोज करेंगे। मेरी तकरीर लंबी होगी, ज़रा ओवरऑल हमें सिचुएशन समझाएं कि हाउ बैड इज इट। देखें, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो इजी वे टू पुट इट। ये बैड की बात नहीं है, ये एक डिजास्टर है, ये एक क्लाइमेट डिजास्टर है। और जब तक हम सिर्फ बात करते रहेंगे इसके बारे में, तब तक ये डिजास्टर और बुरा होता जाएगा हम सब के लिए। ये एयर क्वालिटी के ऊपर गुफ्तगू हम करते हैं हर साल 1 हफ्ते के लिए स्मॉग के शुरू में, और फिर स्मॉग के दौरान भी हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम ये फैसला करते हैं कि चलो अब तो ये है तो हम इसी के साथ ही जिएंगे मरेंगे। मरे गए का लफ्ज जैसे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि हमारी एयर क्वालिटी का मसला कुछ महीनों का मसला नहीं है, ये पूरे साल का मसला है। जिस अर्बन यूनिट की स्टडी का आप जिक्र कर रहे थे, उस स्टडी के अंदर एक बड़ा मजे का स्टेटिस्टिक लिखा हुआ है कि लाहौर शहर का उन्होंने जायजा लिया जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 तक जितनी भी अवेलेबल रीडिंग्स थी उनका। उस जायजे का नतीजा ये निकला कि लाहौर शहर
इन 2070 दिनों में सिर्फ 28 दिन के लिए गुड एयर क्वालिटी डेज एक्सपीरियंस किए लाहौर शहर ने। गुड एयर क्वालिटी का मतलब है कि जिस तरह अमूमन बाकी दुनिया के शहर नॉर्मली होते हैं, हम सिर्फ कोई 28 दिन नॉर्मल हुए थे। तो पहली बात ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जो हम सिर्फ हफ्ते में एक दफा इसके ऊपर, साल में एक दफा हफ्ते के लिए गुफ्तगू करते हैं, यही से हमारी गलती की शुरुआत होती है, क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये ईयर ऑन ईयर 365 दिन का मसला है। दूसरी बात ये, जहां तक आपने इसकी कॉजेज की बात की कि जी क्यों होती है ये स्मॉग, कि गवर्नमेंट का ये जो डिनाइल है कि हाँ, वो फॉर एग्जांपल ये इंडिया वाले फैक्टर को बहुत ज्यादा, या फैक्ट्रीज वाले उसके ज्यादा मेजर जो है, ये डिनाइल से निकल के सोल्यूशन पे आएंगे ना, डायग्नोसिस तो ठीक करें। देखिए, डिनाइल की हद तक अगर बात करनी है तो दो बात सिर्फ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ इसके ऊपर। आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने FIA को चिट्ठी लिखी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, कि जी ये जिन लोगों ने प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं, ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, तो आप इन सब के खिलाफ साइबर क्राइम की एक्शन लें, क्योंकि ये ऑनलाइन अपना डेटा पब्लिश करते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट की बात करनी है डेटा की, तो इस साल ही 28 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई गई EPA पंजाब में, जिसका मैंडेट ये था कि ये जो AQI की हर तरफ से फिगर्स आ रही हैं ये बहुत मिसलीडिंग है, तो आप लोग बैठ के फैसला करें कि AQI की ऑथेंटिक फिगर्स किस तरह जनरेट की जाएंगी। जितने भी माहिरीन हैं इस वक्त जो एयर क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, जो सबसे पहली बात वो करते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी मॉनिटरिंग बढ़ाएं। प्राइवेट मॉनिटर्स के ऊपर हम भी कहते हैं कि आप हुकूमत बिल्कुल भी ना रिलाई करे, अपने मॉनिटर्स लगा ले। ये जो क्लाउड सीडिंग करना चाह रहे हैं 1 घंटे की बारिश के लिए, जिससे 1.5 दिन का हमें सुकून मिलेगा, दैट विल कॉस्ट अस $1.3 मिलियन, तकरीबन 37 करोड़ रुपए का खर्चा है। 37 करोड़ रुपए मॉनिटर्स पे खर्चने बजाय 1.5 दिन का सुकून लेने के लिए ना रिलाई करें आप IQ एयर के डेटा के ऊपर या किसी के भी प्राइवेट मॉनिटर के ऊपर। मजे की बात, जो फिगर्स आती हैं एयर विजुअल नामी एक ऐप के अंदर, जो सबसे बड़ी चुपती है हुकूमत को, उसके अंदर US काउंसलेट के अंदर लगा हुआ एयर क्वालिटी मॉनिटर का डेटा भी आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इन मेरे पास पड़ा हुआ है उनका, जो है 1601 है, 1601 है 8 बजे वहां पे। तो मैं सोच रहा होता US काउंसलेट तो वो तो 300 के बाहर वो घर से बाहर ही निकलती हो। वही ना, अब आप हम पे नहीं रिलाई करते, आप उन पे कर लें। अगर उन पे भी नहीं करना तो फिर अपनी मॉनिटरिंग करें ना। देखें, किसी भी इफेक्टिव पॉलिसी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपको मैसिव स्केल के ऊपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वो 2 ही तरीकों से हो सकती है, या तो हुकूमत अपने मॉनिटर हर जगह लगाए, और उसका ये मतलब नहीं है कि हमने लाहौर में देखें 5 मॉनिटर लगा लिए और काम हो गया। उसका मतलब है कि लाहौर से लेके पिंडी तक और लाहौर से लेके बहावलपुर तक हजारों मॉनिटर होने चाहिए। या तो हुकूमत खुद लगा ले, या फिर बजाय ये कि मैं चाह रहा हूं हमारा, क्योंकि महदूद वो है, सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं। आप जो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि ये एक तो सारा साल करनी होगी, सिर्फ 28 दिन यहाँ पे बेहतर होती है। दूसरा, ये अकेले पंजाब गवर्नमेंट का इशू भी नहीं है, वफाकी गवर्नमेंट और तमाम सूबों की गवर्नमेंट भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल को अगर आपने बदलना है या फ्यूल इंपोर्ट की बात करनी है, ऑटो पॉलिसी आ जाती है कि गाड़ियों जो जिस तरीके से बन रही हैं, दुनिया भर में जो तरीके अपनाए गए हैं, चीन के अंदर इलेक्ट्रिक कार की तरफ लोग जा रहे हैं, वही अगर कर रहे होंगे तो ये बड़ी लार्ज स्केल इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखें, इसमें बात यह है कि सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्यूल क्वालिटी एक मेजर इशू है। फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी रिफाइनरीज को हमें यूरो 5 पे लाने के लिए वाकई 3 से 7 साल लगेंगे। लेकिन ये हमारे लिए हैरत की बात तब हो अगर हमें आज एहसास हुआ हो इस मसले का। ये तो 2016 में लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन का मैं पार्ट था। ये तो उस वक्त भी वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट को कहा था कि जी हम फ्यूल क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए अब स्टेप्स लेंगे। तो ये आज की रियलाइजेशन नहीं है कि हमें यूरो 5 पे आना है, ये रियलाइजेशन हमें 2016 से हुई है। तो ये पहली बात, अगर तब से वाकई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाते इन 8 साल में, तो आज वो सारी रिफाइनरीज अपग्रेड भी हो गई होती और आज इस वक्त लाहौर शहर बाहर एवरेज 1170 पे ना होता। बात यह है कि शुरुआत तो करें ना। जब तक आप सिर्फ गुफ्तगू करते रहेंगे तब तक मसला रहेगा। हमारा इशू क्या होता है,
जब हम बात करते हैं फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव करने की, तो रिफाइनरीज कहती हैं कि जी हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है ये करने के लिए। हम ये भूल जाते हैं अभी 2-4 लोगों से रिफाइनरीज के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये इसलिए मुआहिदा नहीं गवर्नमेंट से हो सका कि गवर्नमेंट ने एक बड़ी बेवकूफ़ाना पॉलिसी बनाई कि प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर जो है वो जो सेल्स टैक्स है वो ख़त्म कर दिया, जिससे कि सारा जो हमारा उनका पहला मुआहिदा बेस था और पॉलिसी बेस थी वो सारी गड़बड़ हो गई। तो वो ये 3 से 7 साल तब शुरू होंगे जब उनके साथ बैठ के आप एग्रीमेंट करेंगे, और फिर वो कहते हैं कि एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, हुकूमत को किसी के साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को सिर्फ एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, एक सिंपल डायरेक्टिव देने की जरूरत है कि इतने साल में आप सब यूरो 5 पे हों। हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो $multi-billion कंपनीज को सब्सिडीज दे या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे ताकि वो अपना इम्प्लीमेंट करवाना तो है। जिस तरह आपने कहा कि पॉलिसी तो 2016 की बनी हुई है मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, नहीं बनी ना, यही तो बात है। 2016 में एक बयान तक बात रही, 2016 से आज तक हम उस एक बयान पे ही चल रहे हैं कि हमने फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव करनी है। हम इंप्रूव करने के लिए देखें, गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा आसान काम है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि फलाने साल से ऑनवर्ड्स आप यूरो 5 से नीचे फ्यूल नहीं हमारे मुल्क में सप्लाई कर सकते। आप किस तरह अपनी फ्यूल क्वालिटी इंप्रूव करते हैं ये आपकी हेडेक है। अगर सारे इकट्ठे होके कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते, तो हमारे पास मोनोपोली कंट्रोल के कानून एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास कंपटीशन कमीशन फ्यूल क्वालिटी से आगे साथ में व्हीकलर क्वालिटी पे भी आ जाए, एमिशंस के ऊपर भी आ जाए। दूसरी यही बात है, देखें जब हम फ्यूल क्वालिटी या यूरो 5 स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हम सिर्फ फ्यूल क्वालिटी की बात नहीं करते, हम एमिशन स्टैंडर्ड्स की भी बात करते हैं। यूरो 5 एक फ्यूल स्टैंडर्ड भी है और एक एमिशन स्टैंडर्ड भी है कि एक गाड़ी आम आदमी को समझाने के लिए ये वो एमिशन वो धुआं है जो वहां से निकलता है, उसके अंदर कितना सल्फर है और कितने जहर आलूदा अज्जा हैं, उससे मुराद हो सकते हैं। सिंपल बात मैं भी आपकी इजाजत से निकलने वाला धुआं कैसा। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी आदादो शुमार भी हम देख रहे थे क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसी से मुंसलिक है ये कि दुनिया में जो फिजाई आलूदगी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 80 लाख अफराद में से जिन बच्चों की हलाकत हुई उनकी तादाद 7 लाख थी, और उसकी वजह बेशतर की यही बताया गया कि सांस की बीमारी थी और स्मॉग इसकी वजह थी। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब का जो हिस्सा है वो जिस इंडेक्स पर जाकर अगर रुक गया है, उसमें पाकिस्तान की पंजाब के और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये कितना ज़्यादा संगीन और मुहलिक किस्म का ख़तरा है जिससे हम सब लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है मज़ीद? इसके लिए मुझे ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हुकूमत पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट खुद हमें स्टेटिस्टिक्स देता है कि इन 4 महीनों में, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सांस की बीमारियों से अस्पताल के एडमिशन्स 30% ऊपर चले जाते हैं। 30% हमारी इनटेक इंक्रीज हो जाती है रेस्पिरेटरी डिजीजेस की। इसी 4 महीने के अंदर जो नंबर ऑफ बच्चे हैं जो अज़मा की कंप्लेन करते हैं वो 15% से इंक्रीज कर जाता है। सो ये इसके लिए मुझे कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। तो हुकूमत खुद मानती है कि जब भी स्मॉग एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाती है तो अस्पतालों में इनटेक बढ़ जाती है। जहां तक टेक्निकल बात है तो स्मॉग के अंदर जो हम सबसे ज्यादा एक कंपोनेंट को फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं PM 2.5। इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, जो जर्रे हैं हवा के अंदर, उसमें कुछ जर्रे हैं जो 2.5 माइक्रोन पर बिलियन, यानी कि हवा का एक जर्रा लें तो उसमें से 2.5 माइक्रोन साइज के कितने पार्ट्स हमारे पास, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तकलीफ बात यह है कि पिछले साल भी हमने इन्हीं दिनों के अंदर आपको बुलाया था, और दुआ है कि हम अगले साल का इंतजार ना करें, दरमियान में भी आपको बुलाएं। पर सिर्फ एक मैं अच्छी शेयर कर दूं, कम से कम शऊर की हद तक थोड़ी सी बेहतरी हुई है। एक बड़ी पॉजिटिव खबर यह है कि सेनेटर अली जफर साहब ने अमल सखेरा जो उनकी गालबन नवासी हैं उनके नाम पे एक पिटीशन की है, और उनकी अपनी पोती और उसकी क्लास फेलोज के बिहाफ पे, कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है कि लोग अदालतों में जब तक खुद नहीं अपने उसके लिए राइट्स के लिए खड़े होंगे तो ये पॉलिटिशियन कोई भी कुछ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फाहद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।